प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। आइए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं में हम मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे। मैथ्स में बहुपद पाठ को आगे पढ़ना शुरू करेंगे और साइंस में जैव प्रकरण का पाठ 4 और उसके कुछ रोचक प्रश्न बनाएंगे। कक्षा 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे। मैथ्स में अवयूह पढ़ेंगे, उसका पार्ट 1, और फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 8 देखेंगे और उसके कुछ रोचक प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, पार्ट की और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुपद पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है: ax का घन जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d। ध्यान रहे, इसमें a का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक हैं: अल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद: ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। तो चलिए देखते हैं इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अल्फा, बीटा तथा गामा अगर इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b बटे a के, जहां पर b जो है वो x वर्ग का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होगा c बटे a के, जहां पर c x का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d बटे में a, जहां पर d अचर पद है तथा a x घन का गुणांक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर में 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1 बटे 3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। दिए हुए बहुपद की ax घन प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमें a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 तथा d बराबर -3 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 -1 तथा -1 बटे 3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। इसके लिए हम p3 का मान ज्ञात करेंगे और x की जगह पर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 3 का घन
माइनस 5 गुने में 3 का वर्ग माइनस 11 गुने में 3 माइनस का 3, जो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसको आगे हल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए अगला चेक करते हैं, -1। अब हम x को -1 से प्रतिस्थापित करें। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1 का घन माइनस 5 गुने में -1 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1 माइनस का 3। आगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा -3 -5 प्लस 11 -3। इसको हल करने पर फिर से हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी -1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, -1/3। अब हम x की जगह पर -1/3 प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1/3 का घन माइनस 5 गुने में -1/3 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1/3 माइनस का 3। इसको हल करने पर प्राप्त होगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस का 3। इसको आगे हल करेंगे तो फिर से हमें शून्य प्राप्त होगा। अतः 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है तथा गामा बराबर -1/3 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3, यानी कि 2 -1/3, जिसको हल करेंगे तो हमें 5/3 प्राप्त होगा। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए -b/a के। चलिए चेक करते हैं क्या ये -b/a के बराबर है या नहीं। a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान है -11 तथा d का मान है -3, और ये 5/3 बराबर होना चाहिए -b/a के। तो यहाँ पर b का मान है -5 तथा a का मान है 3। अब हम b और a को प्रतिस्थापित करेंगे -5 और 3 से, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का -5/3 यानी कि 5/3। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/3 है तथा -b/a का मान भी 5/3 है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर है। चलिए अगला चेक करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो चलिए इसमें अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखते हैं। 3 गुने में -1 प्लस -1 गुने में -1/3 प्लस 3 गुने में -1/3, जिसका मान आएगा -3 प्लस 1/3 माइनस का 1, यानी -11/3। ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है या नहीं। तो -11/3 बराबर होना चाहिए c/a के। c का मान है -11 तथा a का मान है 3, यानी c/a का मान हो गया -11/3। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान -11/3 है तथा c/a का मान भी -11/3 है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर है c/a के। चलिए लास्ट चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा का। 3 गुने में -1 गुने में -1/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तथा -1 गुने में -1 1 के बराबर आ गया। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? -d/a के। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 1 बराबर होना चाहिए -d/a के, जहाँ पर d का मान है -3 तथा a का मान है 3।
अब माइनस का -3/3 को हल करेंगे तो ये बराबर आएगा 1 के। तो आप फिर से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान 1 है तथा -d/a का मान भी 1 है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है -d/a के। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान c/a होता है तथा अल्फा बीटा गामा का मान -d/a होता है। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हमें द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक यानी अल्फा तथा बीटा दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आपने कुछ किताबों में सूत्र कुछ इस प्रकार भी देखा होगा, x वर्ग माइनस sx प्लस p। एक्चुअली s बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा तथा p बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों ही फॉर्मूला सेम है। बस हमने पहले वाले फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर s लिखा है तथा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर p लिखा है। तो आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग करना है वो अच्छे से समझें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः -4 और 4 है। तो हल देखते हैं इसका। हमें दिया है अल्फा बराबर -4 तथा बीटा बराबर 4। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -4 प्लस 4, जो कि 0 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर है -4 गुने में 4, जो बराबर आएगा -16 के। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 0 के बराबर है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान -16 है। तब द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये आएगा x वर्ग माइनस 0x प्लस -16, जहाँ पर 0 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा -16 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है x वर्ग -16। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। हल दिया है हमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तब द्विघात बहुपद x वर्ग
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी ये आएगा एक्स वर्ग माइनस में माइनस 1/4x प्लस 1/4, जहाँ पर माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स वर्ग प्लस 1/4x प्लस 1/4। आगे हल करने पर ये प्राप्त होगा हमें 4x का वर्ग जमा x जमा 1/4, यानी 1/4 ब्रैकेट में 4x वर्ग जमा x जमा 1। तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसको शून्य के बराबर रख दूं तो यहाँ पे 1/4 दूसरी तरफ जाकर के शून्य हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वो है 4x का वर्ग जमा x जमा 1। एक्चुअली ये दोनों ही बहुपद द्विघात बहुपद हैं जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अगर आप 1/4 को दूसरी तरफ ले जाकर के शून्य के बराबर ना करें तभी भी आंसर सही है। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। अगर आपको एक त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा यानी शून्य दिया हुआ है तो हम त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये है इसका सूत्र जो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। हल देखते हैं। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तब त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लगाएंगे जो है x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अब तीनों मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो प्रश्न में हमें दिया है। तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस माइनस का 7x माइनस का -14, जहां पर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, माइनस का 7 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है तथा -14 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। अब इसको हल करते हैं आगे। तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 14, यानी ये वो त्रिघात बहुपद है जिसमें दिए हुए सारे शर्तें संतुष्ट होती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बटे में a तथा अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे में a। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c बटे a तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -d बटे a। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम।
नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक हम इसके 3 भाग कर चुके हैं और ये इसका चौथा भाग होगा। और अब तक हमने जाना है जैव प्रक्रम क्या होता है और हमने बात करी है एक जैव प्रक्रम की जिसका नाम है पोषण। आज हम दूसरे जैव प्रक्रम की बात करेंगे जिसका नाम है श्वसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो सवाल है कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। अब इसका जवाब आपको पहले भाग में भी बताया गया था, परंतु ये सवाल फिर से इसलिए डाला गया है ताकि हम याद कर सकें कि ये दोनों अलग हैं। तो अगर हम सांस लेने की बात करें तो सांस लेना वह प्रक्रम है जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, बस इतना ही होता है सांस लेना। तो सवाल आता है कि फिर श्वसन क्या है। तो चलिए एक बार श्वसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो श्वसन की डेफिनेशन है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण प्रक्रिया के दौरान लिया गया भोजन शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाता है। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज से ही मिलती है हमें ऊर्जा। तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रम है, इस प्रक्रम को कहा जाता है श्वसन। ऑक्सीजन हमें इस प्रक्रम के लिए चाहिए होता है और इसलिए सांस लेना श्वसन का एक भाग है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वसन के अंदर होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं एक लाइन से जो शायद आपको अजीब लगे। कुछ जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब जहां पर हमें कंफ्यूजन थी कि सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है, वहां पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो श्वसन प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि ऐसे ज्यादा जीव नहीं हैं और जितने भी जीव हैं उनमें से ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हैं? फेफड़ों की। वहीं अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के पास फेफड़े तो होते नहीं, परंतु उनकी पत्तियों में और उनके तनों में रंध्र होते हैं जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि श्वसन 2 तरीके से होता है। एक तो होगा जब ऑक्सीजन होगा और तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि श्वसन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायु होगी, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। श्वसन के इन दोनों तरीकों में एक बात समान है और वो बात ये है कि इन दोनों में ही सबसे पहला चरण होता है पायरुवेट बनाने का। पायरुवेट एक्चुअली ग्लूकोज से बनता है जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो 6 कार्बन वाला अणु है इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है 3 कार्बन वाले अणु में, जिसे कहा जाता है पायरुवेट। यह जो प्रक्रम है ये होता है कोशिका द्रव के अंदर, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहले टूटेगा पायरुवेट में। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद या तो होगा वायवीय श्वसन या होगा अवायवीय श्वसन। तो अगर वायवीय श्वसन होता है तो इसके अंदर 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है उसके अणु को विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगा जल, और उसके साथ ऊर्जा तो हमें मिलेगी ही। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पायरुवेट में ऑक्सीजन आएगा जो कि हम श्वसन में सांस लेने से लेते हैं, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हम श्वसन से वापस बाहर छोड़ देते हैं। जल मिलेगा जिसका हम कई तरीकों से यूज करते हैं, और साथ में मिलेगी ऊर्जा जिसके लिए ये पूरा प्रक्रम किया गया था, और इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बहुत सारे कामों के लिए। अब अगर अवायवीय श्वसन होता है तो उसके अंदर क्या होगा? हो सकता है कि उसके अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और हो सकता है ये ना बने। हम अभी जानेंगे कि क्या होगा अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, और
ऐसा क्यों होता है। पर अगर अवायवीय श्वसन है तो उसमें ज्यादातर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, और यहाँ पर ये होता है कोशिका द्रव के अंदर। यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, और साथ में मिलेगी ऊर्जा। परंतु ये वाली जो ऊर्जा होती है ये वायवीय श्वसन में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे काफी कम होती है। ये इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये यीस्ट सेल के अंदर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा भागते हैं। अब इसका कारण ये है कि हमारे पैरों में बनती है लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका बनने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? अब मान लीजिए आप बहुत देर से भाग रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको ऊर्जा चाहिए होगी, और जब आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। अब ज्यादा ऊर्जा बनाने से क्या होगा, हमारे शरीर के पास जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी इस्तेमाल हो जाएगी और हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हम उतनी ले नहीं पाते, और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो पायरुवेट होता है उसको टूटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसलिए वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और बनाता है ऊर्जा। ये ऊर्जा कम होती है जितनी हमें ऑक्सीजन होती तो मिलती उससे, और जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। तो ये भी एक तरह से उदाहरण है अवायवीय श्वसन का, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बनता है हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में, क्योंकि हम भागते हैं तो हमारी मांसपेशियों का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब श्वसन के दौरान जो हमारी ऊर्जा बनी उसका इस्तेमाल क्या होता है? क्या हम सारी की सारी ऊर्जा उसी समय इस्तेमाल कर लेते हैं? दरअसल ऐसा नहीं होता। हम जो ये ऊर्जा बनाते हैं इसे हम इकट्ठा करते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जो श्वसन के दौरान ये जो ऊर्जा बनी उसका उपयोग तुरंत एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अब ये जो एटीपी होता है ये मान लीजिए पैसों की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको जो चीजें चाहिए होती है आप उससे जाके खरीदते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है पैसों की तरह, और हमारे शरीर को जहां जहां ऊर्जा इस्तेमाल करनी होती है वहां वहां उन्हें इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, आप फालतू की चीजें कम खरीदेंगे और जितनी काम की चीजें होंगी सिर्फ उन्हीं पे पैसा खर्च करेंगे। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है तो वो ज्यादा फालतू की जो क्रियाएं होती हैं उनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता और सिर्फ काम की चीजों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये तो हुई मनुष्य की बात। चलिए अब जानते हैं पौधों में ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। पौधे रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये कैसे होता है ये बात तो आप जानते ही हैं। रात के समय CO2 उन्मूलन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई खास जरूरत होती नहीं और उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रात के समय पेड़ वातावरण में छोड़ देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। और दिन के दौरान ऑक्सीजन निष्कासन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता रहता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से छोड़ी जाती है उसका इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो इतनी ज्यादा होती है कि पौधों को उसे वातावरण में छोड़ना पड़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन जीवों की जो जमीन पर नहीं रहते, जैसे कि मछलियां। क्योंकि ये पानी में रहती हैं तो पानी में रहने वाले जानवरों को पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, क्योंकि वो सतह पर आकर ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, और इसलिए पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम होती है इन जीवों में सांस लेने की दर बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मछलियां बहुत तेजी से सांस लेती हैं और उनमें गिल्स यानी कि गलफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मानव में श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस तरीके से ली जाती है।
दरअसल मानव में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है और यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो जाए। उसके अलावा फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाते हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है कुपिका। कुपिका कुछ इस तरह का दिखता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका में मौजूद वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ये काम होता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने बात क्या करी। दरअसल इस वीडियो में हमने जाना श्वसन के बारे में। इसके बारे में आप और ज्यादा अपनी एनसीईआरटी की किताब के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पढ़ना है श्वसन, जहां पर आपको इन सभी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम नया जैव प्रक्रम शुरू करेंगे जो कि है वहन। तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपका है कि आपको श्वसन अच्छे से पढ़कर आना है और दूसरा आपका काम है कि जब अगली कक्षा होगी तो उस समय आपको वहन अच्छे से पढ़कर आना है, जिससे आपको वहन और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आव्यूह। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, आव्यूह को इंग्लिश में हम मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर जाहिर सी बात है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि आव्यूह होते क्या हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं कि आव्यूह आखिर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो फॉर्म दिख रहा है A = ये होता है हमारा मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में आपको जो ये -2, 5, 0, √5, 3, 6 दिख रहे हैं, ये सभी हैं आव्यूह के एलिमेंट्स यानी कि अवयव। तो जब आपने इसका एग्जाम्पल देखा तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आव्यूह होते हैं ये संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। दोस्तों, आव्यूह में हमें कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। आव्यूह में ये जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह दिख रहे हैं, ये होते हैं आव्यूह की पंक्तियां अर्थात रोज। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको दिख रही हैं आव्यूह में, इसे हम कहते हैं आव्यूह के स्तंभ। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह B का। इसमें जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह के अवयव दिख रहे हैं, ये हैं हमारे आव्यूह के पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर में दिख रहे हैं आपको आव्यूह के अवयव, ये हैं आव्यूह के स्तंभ।
आशा करती हूँ कि इससे आपको आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ पहचानना आ गया होगा। तो दोस्तों, मैट्रिक्स के उदाहरण से अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है, अर्थात कितने रोज और कितने कॉलम है, क्या ये आप बता पाएंगे? तो ये आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ है। इसी प्रकार से स्क्रीन पर आपको जो ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स की पंक्तियां और स्तंभ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आव्यूह जो है वो गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है, जो कि हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है, और ये आप इस अध्याय में सीखेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि आखिर आव्यूह को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है, फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसे अगर हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे? तो सबसे पहले हम इस सूचना से देखते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है। तो हमारे पास जानकारी है पुस्तिकाएं और कलम की, जो कि राधा के पास है 15 तथा 6, फौजिया के पास है 10 तथा 2 और सिमरन के पास है 13 तथा 5। इसे जब आप आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप इस निम्नलिखित सूचना को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि क्षैतिज में आ जाएगी आपकी पुस्तिकाएं और कलम, और ऊर्ध्वाधर में आ जाएगी राधा, फौजिया तथा सिमरन। इन सभी की संख्याओं को जब आप प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा। अब इसे जब आप मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह दी हुई सूचना से आप उसे मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह की कोटि होती क्या है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि अर्थात ऑर्डर का आव्यूह अर्थात केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है जिनमें m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी m क्रॉस n, जिसे आप m क्रॉस n आव्यूह भी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बताने को, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमें ये देखना कि कितनी पंक्तियां हैं हमारे दी गई मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में दी गई जो पंक्तियां हैं वो है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं तथा इस दी गई मैट्रिक्स में 2 स्तंभ है। तो यहाँ से हमारे आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हो रही है m क्रॉस n के माध्यम से 3 क्रॉस 2। तो इस दिए गए आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हुई है 3 क्रॉस 2। इसी प्रकार से हमने एक और आव्यूह का उदाहरण लिया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये भी आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, पंक्तियां और स्तंभ की संख्या ज्ञात करके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुल 3 पंक्तियां हैं तथा 3 स्तंभ है। तो आपके आव्यूह की कोटि यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगी वो होगी 3 क्रॉस 3। आइए अब हम सीखेंगे एक सामान्य आव्यूह में कि किस प्रकार से उसकी कोटि हम ज्ञात करेंगे।
तो स्क्रीन पर आपको एक m क्रॉस n अवयव दिख रहा है, जिसमें कि ये m क्रॉस n कैसे हुआ है? ये m क्रॉस n इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है। तो यहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स की ऑर्डर हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, जहाँ पर हमारा जो i होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा i के, और हमारा जो i होगा वो m से छोटा तथा बराबर होगा। इसी तरह हमारा जो j होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा j के, और जो हमारा j होगा वो n से छोटा तथा बराबर होगा। तो यहाँ पर Aij से आपको क्या समझ आ रहा है? तो यहाँ पर Aij हमारे iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ में आने वाले अव्यय को कहा जा रहा है। हम इसे A का ijवां अवयव भी कह सकते हैं। किसी m क्रॉस n अवयव में अवयवों की संख्या mn होती है। आइए एक उदाहरण से Aij वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने जो उदाहरण लिया है वो है, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 मोड i घटा 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, यानी कि उसके 3 रोज तथा 2 कॉलम हो, और उसका जो एलिमेंट है Aij वो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है 1/2 मॉड i माइनस 3j। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना करना, अर्थात उसे कुछ इस प्रकार से निरूपित करना। तो 3 क्रॉस 2 में जाहिर सी बात है कि उसके जो अवयव होंगे वो होगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो अब हम एक एक करके हमारे इन सभी एलिमेंट्स का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे कि हमारा 3 क्रॉस 2 अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो आइए Aij के माध्यम से ज्ञात करते हैं हम A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो यहाँ पर जो हमारा Aij दिया हुआ है वो है 1/2 मॉड i माइनस 3j, जहाँ पर हमारा i होगा 1, 2, 3 और j होगा 1, 2। तो जब हम यहाँ पर इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा A11 इज इक्वल्स टू 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह हमें A12 मिल जाएगा 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5/2। इसी तरह जब आप ज्ञात करेंगे A21 तो आपको मिलेगा 1/2 मोड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से आपको A22 मिल जाएगा 1/2 मोड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से आपको A31 मिल जाएगा 1/2 मोड 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड A32 which is equals to 1/2 mod 3 minus 3 multiplied by 2 which is equals to 3/2। तो देखा आपने कि किस तरह आप Aij के माध्यम से सभी एलिमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें प्रतिस्थापित करेंगे हमारे अभिष्ट अवयव में। तो हमारा अभिष्ट अवयव हमें प्राप्त होगा A is equals to 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो यही हमारा है 3 क्रॉस 2 अवयव जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। हमारा जो सबसे पहला टाइप होगा मैट्रिक्स का वो है स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है मैट्रिक्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि स्तंभ अवयव क्या होता है। तो दोस्तों, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें केवल एक स्तंभ है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्तंभ अवयव है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार के अवयव की ओर, जो कि है
पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का उदाहरण हमने एक स्क्रीन पर लिखा है, जिसको देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा कि पंक्ति अवयव क्या होती है। तो दोस्तों, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक पंक्ति है, तो ये हमारा हो गया पंक्ति अवयव। हमारा अगला मैट्रिक्स है वर्ग अवयव। स्क्रीन पर आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स बी का। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से आपको इसका तात्पर्य समझ आएगा कि एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग अवयव कहलाता है। यानी कि वैसे अवयव जिनमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, वो होगा हमारा एक वर्ग अवयव। इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, यानी कि ये जो अवयव है ये एक वर्ग अवयव है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला अवयव है वो है विकर्ण अवयव। स्क्रीन पर आपको हमने एक उदाहरण दिखाया है विकर्ण अवयव का, जिससे कि ये स्पष्ट हो रहा है कि एक वर्ग अवयव b = bij m × n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें उसका डायगोनल के अलावा सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। इसी के साथ हमारा अगला जो टाइप है वो है अदिश अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिससे कि ये आपको पता लग रहा होगा कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हो। इसी प्रकार से हमारा जो अगला मैट्रिक्स का टाइप है वो है तत्समक अवयव, जिसका कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। इसके बाद हमारा जो अवयव है वो है शून्य अवयव, जिसका कि एग्जाम्पल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाया है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव 0 होते हैं। यानी कि शून्य अवयव वो अवयव होता है जिसके सभी एलिमेंट्स अर्थात अवयव 0 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ अवयवों के प्रकार जो कि अभी आपने सीखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव a = aij तथा b = bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हो तथा a के प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो, अर्थात a तथा b के सभी मानों के लिए aij बराबर होगा bij के 2। जैसा कि आपको यह स्टेटमेंट से समझ आ रहा होगा कि दो अवयव तब समान कहलाते हैं जब उनकी जो ऑर्डर होगी वो एक समान होगी और साथ ही जो दो हमारे अवयव हैं उन सभी के प्रत्येक अवयव समान होंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अर्थात कोटियां हैं वो समान है तथा इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बराबर हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये समान मैट्रिक्स हैं, अर्थात इन दोनों मैट्रिसेस में समानता है। तो दोस्तों, इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ अवयव का पहला भाग हमारा समाप्त होता है। तो आप इन सभी पर आधारित जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 7 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग समझेंगे और इस 8वें भाग में हम समझेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E कुछ इस दिशा में फ्लो कर रहा है। अब हम इसमें किसी एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में न होकर कुछ टेढ़ी रखी है। इसकी अलग अलग स्थिति के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। अभी अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि द्विध्रुव अपनी प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्वयं को विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कर लेते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, जिसमें हमने एक द्विध्रुव रखा है, जिसमें धनात्मक आवेश बिंदु A तथा ऋणात्मक आवेश बिंदु B पर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए एक ही एरो बनाया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक धनात्मक आवेश से ही उत्सर्जित होता है और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। यानी बिंदु A या धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल होगा प्लस QE, जबकि बिंदु B पर रखा ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी नीचे की ओर जाएंगे और इस आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण होगा ऋणात्मक QE। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी निकाय पर समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल युग्म निकाय में बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पर भी इस द्विध्रुव में उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, जिसकी वजह से ये द्विध्रुव अपने मध्य बिंदु के सापेक्ष घूम जाता है। दोस्तों, बल आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र होता है बल गुणा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी। और जैसा कि हमने अभी लिखा कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल है QE। इसके अलावा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी जानने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हम बिंदु A तथा बिंदु B से एक समकोण त्रिभुज ACB बनाएं, तो इसमें कोण BAC भी होगा थीटा। यानी यहाँ पर दोनों बिंदुओं या आवेशों के बीच लंबवत दूरी है AC, जिसका मान होगा 2A sin थीटा। तो दोनों ही राशियों का मान बल आघूर्ण के फॉर्मूला में रखें तो बल आघूर्ण टाउ आता है
QE गुणा 2A sin थीटा। दोस्तों यहाँ पर हम 2QA को साथ लिख लेते हैं और अगर आपको याद हो तो यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे लिखा जाता है P से, यानी बल आघूर्ण होगा PE sin थीटा, यानी इसे P तथा E का सदिश गुणनफल भी कहा जा सकता है, यानी P क्रॉस E। आइए अब इस द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दोस्तों इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 0 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 0 डिग्री, और क्योंकि sin 0 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी होगा 0, यानी इस केस में द्विध्रुव नहीं घूमेगी। अगली परिस्थिति है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। दोस्तों इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 90 डिग्री, और क्योंकि sin 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान हो जाएगा P गुणा E। आइए अब आज के वीडियो में समझाए गए विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, समान आवेश 2 कूलम और ऋणात्मक 2 कूलम को 2 सेंटीमीटर की दूरी से अलग करने वाले विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री के कोण पर 0.225 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव में उत्पादित बल आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर हम हमें दी हुई राशियां लिख लेते हैं, जो हैं Q बराबर 2 कूलम, इसके अलावा 2A बराबर है 2 सेंटीमीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.02 मीटर। इसके अलावा E यानी विद्युत क्षेत्र है 0.225 न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण होता है P क्रॉस E या 2QA E sin थीटा। तो दोस्तों यहाँ हम सभी राशियों का मान इस समीकरण में रख देते हैं तथा इन्हें हल करने पर आता है बल आघूर्ण का मान, जो होगा 0.0045 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा कोई विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। हमारे अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना अगला अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा ये देखते हैं। दोस्तों हमने 10वीं में मैथ्स और साइंस के बहुपद और जैव प्रकरण के पाठ का अध्ययन किया और क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा, जिसमें आव्यूह और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को कवर किया। दोस्तों अब देखते हैं हम कि कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 10 में सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ेंगे। उसमें सत्ता की साझेदारी और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पाठ की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 12th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में विलयन का पाठ 3 शुरू करेंगे और बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पाठ को देखेंगे। एक जरूरी सूचना,
दोस्तों, जो एपिसोड अभी आपने देखा उसका पुनः प्रसारण YouTube चैनल पे किया जाएगा इकोवेशन के। आप डीजी साथ इकोवेशन सर्च करके यहां तक पहुंच सकते हैं। इस एपिसोड को पुनः देख सकते हैं तथा अपने दोस्तों को भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।